डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। आज हम यूनिट 4 के हाइलाइट्स पर विचार करेंगे। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। उन दोनों चैप्टर्स में जो प्रमुख टर्म्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज के चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों में सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीव कोशिकाओं एवं इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम विचार करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का विकास करना है जिनका स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगों में व्यापक प्रयोग किया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में आनुवंशिक अभियांत्रिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऊतक संवर्धन एवं आणविक जीव विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। जैव प्रौद्योगिकी के अगर हम सिद्धांतों की बात करेंगे तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान बहुत ज़्यादा है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। अब हम बात करते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी की। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है जिसमें हम किसी एक जीव के जीन को निकालकर दूसरे जीव के जीन के साथ उसका युग्मन कराते हैं और एक नए जीव का हम लोग विकास करते हैं। अब हम रासायनिक अभियांत्रिकी की बात करेंगे। इस प्रक्रम में रोगाणु रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे टीके, एंजाइमों तथा प्रतिजैविक का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्लोनिंग की। एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ जाता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर वह एजेंट है जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक छोटा वलयाकार एक्ट्रोक्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्रतिबंधन एंजाइम पर विचार कर लीजिए। इसको मोलेकुलर सीजर्स भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोलेकुलर
सीजर्स आता है। यह डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देता है। इसे दो समूहों में बांटा गया है, एक्सो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज। इसके उदाहरण इको आरआई, बैम एचआई और हिंद ट्रिपल आई। पॉलीएंड्रोज की बात करें, ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे एवं पीछे दोनों तरफ से पढ़ने के लिए एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम को अंग्रेजी में अगर हम लिखें तो दोनों ओर से पढ़ेंगे तो मलयालम ही पढ़ेंगे। शब्द पैलिड्रोम और डीएनए पैलिड्रोम में अंतर होता है। पैलिड्रोम में उसी शब्द को दोनों ओर से पढ़ा जा सकता है, परंतु डीएनए में पैलिड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। अब हम बात करेंगे जेल वैद्युत संचलन की। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जेल वैद्युत का संचलन कहते हैं। अब बात करते हैं क्षालन की। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों को निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन कहते हैं। बरन योग्य चिन्हक, तो प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को बरन योग्य चिन्हक कहते हैं। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, तो एक गुणसूत्र में एक विशेष डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। अब जीनगण की चर्चा करते हैं। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीनगण कहते हैं। अनुप्रवाह संसाधन, जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने पर वह विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। बायोरिएक्टर की बात करते हैं। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशेष उत्पादों, व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे पुनर्योगज प्रोटीन की। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। परजीवी जंतु, ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। बायोपायरेसी की चर्चा करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी भी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन
या क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। अब हम आज का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको पीसीआर के नाम से भी जानते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात पीसीआर विधि द्वारा जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे थर्मल साइक्लर कहा जाता है। आप चित्र में थर्मल साइक्लर का फोटो देख रहे हैं और यह पीसीआर मशीन या थर्मल साइक्लर मशीन जो होता है कई बीमारियों के निदान में, जीवाणुओं वायरस के अध्ययन में हमारा मदद करता है। कोरोना वायरस डिजीज जो है उसके भी विश्लेषण में इस मशीन का उपयोग होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये हाइलाइट्स का लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक यू। पसंद आया हो लाइक करें, उससे अच्छा लगा है शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा बाकी वीडियो भी आरपीसी पर देखें। कोई शिकायत सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।